मैं कराची में 2 अस्पताल चलाता हूँ, बहुत बड़े। मेरे दोनों अस्पतालों के इंचार्ज रिटायर्ड मेजर ब्रिगेडियर है। डीएचए का एक बच्चा भी तो है ना, बैरियर टाउन। इन तीनों को चाबी नहीं देनी, चारों को। यार मेरी बात सुनो इम्तियाज, तुम ये नहीं चाहते कि मैं इंटरव्यू देता रहूँ आगे? नहीं, जरूर आप इंटरव्यू दें। मेरा ख्याल है जिंदगी में मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, आज हम बड़े अच्छे जगह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज गुल यूट्यूब। आज हम शब्बर जैदी साहब के साथ एक नशस्त कर रहे हैं। एफबीआर के साबिक चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनकी आरा सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लाहात हैं, ख़ास तौर पे हमारे मालियाती शोबे में, टैक्सेशन के शोबे में, वो क्या होनी चाहिए, हो क्यों नहीं रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई, आपने एक बार फिर हमारे लिए वक्त निकाला। गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि पाकिस्तान में अब हुकूमत की तनख्वाहें भी हम कर्जे के पैसे से कर रहे हैं। तो ये क्या बात है कि पाकिस्तान कर्जे पे कर्जे में डूबा जा रहा है, जबकि हमारी मुल्क की रियासत की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज गुल साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, बात यह है कि हमारी मुल्क का ये मसला रहा है कि जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ती हम उस परेशानी को रियलाइज नहीं करते। मैंने 2021 में ये कहा था कि ये मुल्क बुनियादी तौर पर दिवालिया हो चुका है और इस मुल्क का अब माशी तौर पर चलना नामुमकिन हो गया है। उस वक्त इमरान खान की बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ और सपोर्टर था। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। आज मुझे परसों मैंने देखा, 2 दिन पहले, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क बैंक करप्ट है। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि ये इमारत आज के निज़ाम हुकूमत के तहत खड़ी नहीं रह सकती। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट हम फुल बेंचेस लगा रहे हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को एंथ्रेक्स के लिफाफे आ रहे हैं, तो इसको मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये माशी मामला से डायवर्जन हो रही है। अब इस वक्त हमारा मसला ये नहीं है कि महंगाई क्या है, हमारा मसला ये नहीं कि पेट्रोल कितने का हो गया, हमारा मसला ये नहीं है कि गरीब आदमी कैसे, हमारा मसला इस वक्त ये है कि वो जो लिफाफा चीफ जस्टिस के पास आया है वो लिफाफा किसने भेजा है। ये इस तरह की, मैं इसको सिर्फ मैं बोंगिया ही कहूंगा या मैं इस तरह की साजिशें ही कहूंगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने की बकवास है। इससे हमें अब इससे दूर होना चाहिए कि मैं बैठा हुआ अखबार में 4 कॉलम की खबर लगा रहा हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के डाक में लिफाफे आए हैं जिसमें एंथ्रेक्स रखी हुई है। ये मैं इसको जोक के अलावा कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए ये एक लतीफा है। अच्छा चलिए, हम तो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं ये बुनियादी तौर पे पूछना चाह रहा था, आपने बड़ी जबरदस्त ये बात कही कि मौजूदा निजाम, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये सारी कहानियां इसलिए पेश की जाती हैं कि मेरी मईशत से दूर रखा जाए मुझे। जी, मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि ये बताएं कि अब 2 बड़ी बातें हैं जिसमें हमारी शुगर इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट एक्सपोर्टर्स एज ए होल वो शामिल हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और अस्करी के तहत चल रहा है, DHAs हैं। तो ये जो एक एबेरेशंस हैं, एक तरफ सब्सिडीज रिबेट्स, दूसरी तरफ एग्जेम्पशंस हैं जो कि इस बड़े सेक्टर को हासिल है। इसको फिक्स किए बगैर पाकिस्तान के महसूलात, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की आमदनी बेहतर की जा सकती है। टैक्सों के जरिए मुनासिब दयानतदार लोगों से टैक्स हासिल किया जा सकता है। देखिए इम्तियाज साहब, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है या फौजी बिन कासिम है या फौजी सीमेंट है, अस्करी बैंक है। पहली बात तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, DHA होना चाहिए, DHA नहीं होना चाहिए। तो ये इस पे कोई 2 राय नहीं है कि सरकारी, और भी एक सरकारी इदारा है और सरकारी इदारों को कारोबार में शामिल नहीं होना चाहिए। मगर ये जो इदारे मैंने नाम लिए, ये तो कम से कम उस लिहाज से बेहतर हैं कि ये लोग कम से कम एक लिमिटेड कंपनी के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। मगर कुछ और भी इदारे हैं जैसे NLC है, FWO है,
जो कि कमर्शियल बुनियादों पे काम करते हैं और वो फौज का बुनियादी पार्ट होते हैं। तो वो भी एक सवाल पैदा होता है कि ये इनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, होना चाहिए शक्ल में या नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप मुझसे एज ए टेक्नीशियन पूछेंगे तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मगर इसमें एक बड़ी दुख की बात जो है वो ये है व्यास साहब, कि जब मैं कारोबारी हूँ और मैं एक कारोबार कर रहा हूँ, और अगर मेरी कारोबार है, मैं जाके एक दरख्वास्त दूंगा किसी चीज के लिए, उसी प्रोजेक्ट के लिए, और एक वही दरख्वास्त आके किसी आर्मी की प्रोजेक्ट भी आएगी, तो मेरी दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं रहेगी। समझ करें, मतलब इस लिहाज से नहीं कि ये तो सबको मालूम है। नहीं, इस लिहाज से नहीं कि कोई करप्शन है, ये नहीं कह रहा, करप्शन की बात नहीं कर रहा। सपोज करें कि मैं एक प्लांट लगाना चाहता हूँ किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड का। अब एक पेस्टिसाइड की प्लांट की दरखास्त मैंने दे दी कराची के इंडस्ट्रियल ग्रुप में, और एक दरखास्त आ गई फौजी फाउंडेशन की तरफ से, फॉर आर्गुमेंट से। तो वो जो बेचारा ब्यूरोक्रेट है उसके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो मेरी दरखास्त को मेरिट पे कंसीडर कर सके। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। ये नहीं है कि फौजी फाउंडेशन करप्ट है, ये नहीं है कि फौजी फाउंडेशन कोई नाजायज काम कर रही है, मगर वो जो बंदा बैठा हुआ है जो उस प्रोसेस को आगे लेके चल रहा है, उस बेचारे की तो वो एक सिस्टम के अंदर इतना डर जाता है, डरा हुआ है, राइटली सो। वो ये भी नहीं है बुरा, वो बेचारा कहता है यार मैं ये कराची वाले आगे बेचारा कोई मेहमान सेठ है या कोई गुजराती सेठ है, इसकी दरखास्त आई हुई है, एक दरखास्त किसी फौजी फाउंडेशन की आई है, तो मैं कैसे इसको चलाऊं। अब ये बात हो सकता है कि टोटल मेरिट पे चल रही हो, मैं नहीं कह रहा कि मेरिट पे नहीं चल रही, मगर ये जो परसेप्शन, ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन कह लें या जो कुछ भी कह लें, उसने क्या किया। अब क्या होता है कि जब वो कराची वाला है ना, वो कहता है यार इस तरह करो कि मैं भी कोई 2-4 रिटायर्ड जनरल को नौकर रख लेता हूँ। नहीं बिल्कुल, उसमें तो देखें बहुत सारे इदारे हैं, जैसे नहीं फिर सिंपल बात होती है ना सर। देखिए सर बात क्या होती है, सुन ले, देखिए जैसा फिर क्या होता है, अगर मैं पैसे वाला हूँ रिटायर्ड जनरल को नौकर रख लेता हूँ, अगर मैं गरीब हूँ तो ब्रिगेडियर को सिक्योरिटी का इंचार्ज बना लेता हूँ, और गरीब हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड बना लेता हूँ बाहर पहुंच। ये तो मेरे पास इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक कवर आ जाता है ना। आपने तो एक्चुअली बड़े आसान अल्फाज में जो करप्शन की इब्तिदा कैसे होती है फिर ये बताएं ना। ये तो अब किसी को अगर आप फेवर जब कर रहे हैं तो ये तो करप्शन का मैं कुछ और कह रहा हूँ। जब एनएलसी या एफडब्ल्यूओ, जब सरकारी इदारों को ये बता दिया जाता है कि इन्हें आपने तरजीह देनी है, जब कॉन्ट्रैक्ट आप देंगे जितने एक मखसूस अमाउंट ऑफ मनी है उससे ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इन इदारों को जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये एक डिस्टॉर्शन सिस्टम के अंदर। सब आप बहुत आगे पहुंच गए ना। मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल बात ये कर रहा हूँ कि मैं कराची में 2 अस्पताल चलाता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कराची में 2 अस्पताल चलाता हूँ, बहुत बड़े, ठीक है। मेरे दोनों अस्पतालों के इंचार्ज रिटायर्ड मेजर ब्रिगेडियर हैं। क्यों है? बेसिकली क्यों है आपको पता है क्यों है? इसलिए कि जब मैं उनको थाने में भेजता हूँ किसी मसले के लिए, तो उनसे लोग थाने वाले इज्जत से बात करते हैं। अगर मैं आपको या मैं चले जाएंगे तो थाने वाले बेइज्जती करते हैं। तो वो मुझे मजबूरी में उनको रखना पड़ता है कि यार 2 रिटायर्ड मेजर को रख लो, वो जाता है वहां से मसला हल करा के आ जाता है, क्योंकि उसकी एक रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट कह लें, खौफ कह लें, जो उसको नाम दे दें, तो वो है। अब ये निजाम इस तरह चल सकेगा? जी मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको जब जनरल को आप रख लें, ब्रिगेडियर को एम्प्लॉय कर लें, उससे आपके इदारे की एफिशिएंसी में क्या इजाफा होता है? क्या उससे मुल्क की मईशत में कोई कंट्रीब्यूशन हो पाती है? एफिशिएंसी में इजाफा नहीं होता, मेरी फाइल नहीं रुकती। फिर मैंने दोबारा कहा ना, तो मतलब तो वही पुराना सिस्टम। सुने मेरी बात सुने। अगर मेरे अस्पताल में, मेरा अपना अस्पताल चलाता हूँ, मेरे अस्पताल में कोई आके हंगामा करे, कुछ करे, तो मेरा जो सिक्योरिटी का मेजर है वो जाके थाने में चला जाता है, उसको एसएचओ फौरन जवाब दे देता है। तो वो अगर मैं उस मेजर को नहीं रखूं या ब्रिगेडियर को नहीं रखूं तो एसएचओ कभी एक्शन नहीं लेगा और वो मेरी अजाब पड़ता रहेगा। तो मैंने एक ब्रिगेडियर मेजर रखा हुआ है, वो जाता है, वो मसला हल करा के वापस आ जाता है।
तो मुझे तो मेरे तो कमर्शियल वायबिलिटी है ना। मैं कहता हूँ यार दफा करो, मैं क्यों इम्तियाज साहब को लगा रखूँ, वो जाएंगे वहां से केस करके आ जाएंगे, झगड़ा करेंगे, वापस आ जाएंगे, ये जाएगा वहां से मसला हल करा के आ जाएगा, या कम अज कम ऐसे को अपनी गाड़ी में बिठा के ले आएगा, मसला हल हो जाएगा। अब ये उसमें कोई बुराई, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर करप्ट है या फौजी करप्ट है, मगर ये माहौल हमारे मुल्क में बन चुका है, गलत या सही। आप जी, लेकिन आप तो फिर बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है सर, नहीं रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहा सर, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना इम्तियाज साहब, जब माहौल आप तो रूल ऑफ लॉ ना होने से बना हुआ है ना। यानी अगर रूल ऑफ लॉ का सब एहतराम करें तो फिर तो आपको किसी वर्दी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मामला हल मेरे करने पास के लिए। वर्दी वाला नहीं है, मेरे पास रिटायर्ड वर्दी वाला है मेरे पास रिटायर्ड वर्दी वाला है, वर्दी वाला नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कुछ और कह रहा हूँ। मेरे पास रिटायर्ड वर्दी वाला होता है, जो रिटायर्ड वर्दी वाला इसलिए होता है कि वो उसकी एक, आप उसे दहशत कह लें, ताल्लुकात कह लें, प्रेशर कह लें, उनका उनका एक रौब दबदबा है इस माशरे में, और सारा माशरा काम कर रहा है इस पे। जी, मैं उस पर वो दोबारा आना चाह रहा था कि जैसे डीएचए, अस्करी, जितने भी ये इदारे हैं, इनको फॉर्मल मईशत में शामिल किए बगैर क्या इस मुल्क में तरक्की हो सकती है, या क्या इनको एक साइड पर रख के बाकी मईशत की तरक्की मुमकिन है? नहीं, देखिए मैं इससे बिल्कुल 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 एग्री करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग है। अब हाउसिंग में आप जो भी पॉलिसी लाएंगे, जो भी चीज करेंगे, उसमें ये नहीं हो सकता कि डीएचए के लिए अलग लॉ हो, डीएचए के लिए कोई फेवर हो, या डीएचए के लिए कोई सिस्टम और हो और दूसरे का सिस्टम और हो। आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, और डीएचए को भी टैक्स भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। डीएचए एक सुपरा नेशनल अथॉरिटी के तहत काम करेगी और वो कमर्शियल ऑपरेट करेगी, तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। एग्री करता हूं। तो इसमें तो अभी जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट, सर आगे चले ना, इसको और आसान कर देते हैं ना। सुने मेरी बात सुने, और आसान कर देते हैं ना। डीएचए का एक बच्चा भी तो है ना, बैरिया टाउन। तो आप बताइए, तफसील से बताएं, इसीलिए तो आपसे मैंने आपको मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब आपने डीएचए बनाया, और डीएचए के बाद अब आ गया बैरिया टाउन। अब बैरिया टाउन के बाद, बैरिया तो देवी का नाम है ना, आपने दिया हुआ है ना नेवी का नाम किसी को। इसका जो ओरिजिनल ब्रांड बैरिया है ना, नेवी ने दिया था ना। बस तो वो गलती कर ली हो, गलती हो गई होगी साहब। क्यों आप हमारे राजों से पर्दा उठा रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के राजों से पर्दा उठे? अब बताएं ना, बैरिया टाउन और डीएचए, पहले एक डीएचए आए, फिर बैरिया टाउन आ जाता है, फिर एक और आता है, वो कहता है हाँ यार ये ठीक है, ये स्कीम सही है, इसको चलाओ। इस मतलब अफसोस ही कर सकते हैं ना, और क्या कह सकते हैं। तो इतना बड़ा जो सेक्टर है, चाहे बैरिया है चाहे डीएचए है, इस पे मुनासिब टैक्सेशन जैसे कि दुनिया भर में होती है, उसके बगैर आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के माली ज़राए बढ़ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि रियल एस्टेट के ऊपर जो कुछ मैंने करने की कोशिश की थी, और जितने ताल्लुकात मेरे थे मिलिट्री में, और जितना मेरी सपोर्ट थी बाजवा साहब की और नीचे वाले लोगों की, मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गैप है जो फिल होना है। और ये गलत लोग समझते हैं कि हमारे पर जलते हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मतलब ये मैं कह सकता हूँ इस हमाम में सभी रंगे, इसलिए शायद आपके पास भी प्लॉट, सुने ना, इसलिए आपके पास भी प्लॉट नहीं होगा, मेरे पास भी कोई प्लॉट नहीं होंगे, मगर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हजार प्लॉट है मुख्तलिफ स्कीमों में। हाँ, वो शायद मरीख से आए हैं, किसी और जगह से आए हैं, हमारे आपके साथ उनका कोई नहीं सर, हर तरह के लोग हैं सर, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की है ये जो मतलब क्या कह सकते हैं, सारा ब्लैक मनी पाक हुआ है इन प्लॉटों में, सारा पाकिस्तान का करप्शन मनी इन प्लॉटों में पाक हुआ है। बहुत बड़ी कहानी है। अब हम ये जब कहते हैं कि इसमें डीएचए इन्वॉल्व है, ये है, डीएचए भी हो सकता है एक पार्ट हो, मगर ये प्लॉटों की कहानी बहुत बड़ी है। ओके, तो ये बताएं कि अब प्लॉट हो या परमिट हो, वो अब हम देख रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आई है, इसके ज़रिए पाकिस्तान में बड़े सरमाकारी का इनकलाब लाने का वादा किया गया है कि बैरूनी ममालिक से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे।
तो आप समझते हैं कि ये मॉडल चल पाएगा मौजूदा हालात में, जबकि हुकूमत, तमाम तर हुकूमत चल रही है महज कर्जों पे? यार मेरी बात सुनो इम्तियाज, तुम ये नहीं चाहते कि मैं इंटरव्यू देता रहूं आगे? नहीं नहीं, जरूर आप इंटरव्यू दें, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, फौज के बड़े मुनज़्ज़म इदारे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत है, तो क्या वो एफिशिएंसी आपको SIFC में नजर आएगी? मुमकिन है मौजूदा पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा ना कि मौजूदा निज़ाम के तहत इस मुल्क में ये मुल्क नहीं चल सकता, तो SIFC भी तो इसी निज़ाम के तहत कायम है, तो क्या फिर तरक्की मुमकिन है, इसकी कामयाबी मुमकिन है इस मैकेनिज्म की? नहीं, मैंने एक बात बताएं कि एक जनरल जो होता है वो आर्मरी में क्वालिफाइड होता है, वो आर्टिलरी में क्वालिफाइड होता है, वो इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड हो सकता है, क्या वो फाइनेंशियल में भी क्वालिफाइड है? जी, वो सवाल तो जाहिर सभी करते हैं। सुपार्को में अगर जनरल साहब बैठे हैं तो मेरी बात का जवाब देना सर, मेरी बात का जवाब दें। आप मीडिया के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए एक्सपर्ट नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया था, मैं और आप इस फील्ड में ट्रेन किया है, हमने 30-40 साल इसमें लगाए हैं ना, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बता दें कि आप जनरल्स को बिठा के SIFC में क्या फाइनेंशियल एक्यूरेसी चाहते हैं? सवाल क्या, आपका सवाल बताए ना, आप सवाल बताए ना मुझे, क्या चाहते हैं आप? ये समझ रहे हैं कि SIFC में अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ जाएंगे तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर बन जाएगी? जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, और क्या इसकी वजह से पाकिस्तान, आप बताएं ना, आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में तो है कि जी वो जो जिसका काम है उसी को साझे, जिसने जिस चीज की तरबियत हासिल की हुई है उसी को वो करना चाहिए। फिर आपने जवाब दे दिया ना। अच्छा, अब मैं SIFC का बड़ा सपोर्टर हूँ। क्यों? मैं इस वजह से सपोर्टर नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इस वजह से सपोर्टर हूँ कि पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट कोई फैसला करती है माशी मामलात में, तो उसमें बाद में इंस्टीट्यूशंस और लोग मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं। SIFC का फायदा ये होगा कि डिसीजन जो होगा वो सबके मिले जुले फैसले से होगा। आप कल को किसी एक इदारे को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। मुझे मसला इस वक्त साहब इन्वेस्टमेंट आने का नहीं है, मुझे मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट शहबाज शरीफ साहब ले आएंगे। जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होगी, फाइल पे तो शहबाज शरीफ साहब साइन करेंगे, जब 5 साल बाद ये नैब में खड़े होंगे या थाने में खड़े होंगे, सवाल तो ये है ना। तो जब ये थाने में खड़े होंगे, बुनियादी तौर, तो जब खाने में खड़े होंगे तो SIFC से जाएगा, तो इनके थाने में वही पोजीशन हो जाएगी जो मैंने सिक्योरिटी वाली बात की थी, अपने सिक्योरिटी वाली की, जो मैंने अपने अस्पताल की सिक्योरिटी बात की। आपको बात समझ आ गई? जी, बात माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी समझा दी है। हम एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं, एक तजुर्बा बार बार कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जिनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझ आ जाए कि देखिए, यहाँ पे मैं आपकी बात डिसएग्री करता हूँ। जिनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ मैं आपकी एक बात डिसएग्री करता हूँ। हमारी लोगों को ये ख्याल है कि हम जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे। मसला मेरा ये नहीं है इम्तियाज साहब, मसला मेरा ये है कि जो लोग पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में आज सो कॉल्ड गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या काबिले एतमाद हैं? क्या उनकी कारकर्दगी इस काबिल रही है कि उनके जिम्मे खजाने की चाबी कर दी जाए? जी, बड़ा बुनियादी आपने एक सवाल उठाया है कि क्या इस निज़ाम पे लोगों का एतमाद है, क्या वो हुक्मरान हमारे जो हैं उनकी सलाहियत है कि पूरे मुल्क की बागडोर के जो आज कोलिशन गवर्नमेंट है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि इनको हर लिहाज से खजाने की चाबी के हवाले कर दी जाए? आप बिल्कुल एक फ्रैंकली बात करें मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल, देखें, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके बेशुमार ऐसे लोग हैं इनमें जिनके मैं वफाकी वजीर से मुलाकात हुई, मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका जो आपने सवाल किया ना।
मेरी एक अफ्तार डिनर पे एक वफाकी वजीर से मुलाकात हुई। बहुत बड़े दबंग वफाकी वजीर हैं। तो उनको मैंने सरापा मायूसी देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हमारे जो वजीर आजम हैं, हमारे जो सदर हैं, वो कोई भी यहाँ पे इस्लाहात में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बड़े बुझे बुझे से मालूम हो रहे थे। तो ये मैंने आपका जवाब दे दिया। नहीं, मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैं जिन लोगों के खिलाफ शिकायत है उनको सपोज करें मैं संभाल लेता हूं, और वो कल से कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप चलाएं। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, कल वो ये कहते हैं कि जी अब मेरा बंदा पिंडी से इस्लामाबाद नहीं आएगा, कोई टेलीफोन भी नहीं आएगा। ठीक है, आप मुझे ये बता दें, जो इस्लामाबाद में आज दो बैठे हैं, क्या आप पाकिस्तान की चाबी इनके हवाले करने को तैयार हैं, इम्तियाज गुल साहब? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मुझे तो उन पर एतमाद नहीं है। जब आपने कह दिया तैयार नहीं है, तो फिर आगे चलें, फिर क्या होगा? आपने खुद कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये सिविलियन चलाएं। उन्होंने अपना मैं तो जी बस उन्होंने अपना एतमाद इतना खो दिया है कि आप जैसा एक बंदा जो कि चाहता है कि मुल्क में जमहूरियत चले, जो हम भी चाहते हैं जमहूरियत चले, वो खुद कह रहा है कि नहीं सर, ये दो बंदे जो बैठे हैं डी चौक के आसपास, इन दोनों के हवाले में चाबी नहीं कर सकता। ठीक है, आप शब्बर भाई बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, इसलिए कि आपको हम पे फौरन ठप्पा लग जाएगा कि ये तो इमरान खान भी यही कहता है। क्या कह रहे हो? मैंने नहीं कहा नहीं नहीं, बड़ी खतर आप सवाल को उल्टा कर देते हैं। नहीं, आप सवाल को उल्टा कर देते हैं। नहीं, ये तो इमरान खान भी कहता है जो आप कह रहे हैं। सवाल को उल्टा कर देते हैं, अब उल्टा चल देते हैं, ये दोनों चले जाते हैं। चलें, अच्छा, दूसरा आदमी भी कहता है मैं पिंडी से इस्लामाबाद नहीं आऊंगा। क्या चाबी इमरान खान के हवाले करने को तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो खत्म होगी बात। तो आप तीनों को चाबी देने को तैयार नहीं है, फिर आप कहते हैं कि काम चलाना है। यार, ये मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती, ये मुझे पाकिस्तानियों की बात समझ नहीं आती। लेकिन इसमें से हम निकलेंगे कैसे इस गिरदाब में से? आखिरी एक सवाल है। अब देखिए ना, मेरा ख्याल है जिंदगी में मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, आज हम बड़े अच्छे जगह पर पहुंचे कि यार हम तीनों को कहते हैं, ये जो आज टीम बैठी है इसको भी चाबी नहीं देनी, इमरान खान को भी चाबी नहीं देनी, वो जो पिंडी बैठे हैं उनको भी चाबी नहीं देनी, तो भाई ये चलेगा कैसे? अब यही हो रहा है ना कि चाबी किसके पास हो, यही सवाल है ना। ये जी, तो मैं आपके नजर में क्या है, अगर इन तीनों को चाबी नहीं देनी, चारों को, तो फिर देखिए, मुझे आप अगर देखें, ये मैं और आप बिल्कुल हम दोनों एक इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल एक साइड अलग। हम कहते हैं यार कल को इलेक्शन होता है, चाबी इमरान खान के पास चली जाती है, क्या पाकिस्तानी कौम मुतमईन है? देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, अगर पब्लिक वोट डाल रही है दे दें, ठीक है, एक पब्लिक, ये भी एक व्यू है, मगर हम सारे एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये कहते हैं कि चाबी इनमें से तीनों आदमी के पास नहीं चल सकती। अब इसमें जो मेरा जाती व्यू है, इम्तियाज साहब, मेरा जाती व्यू है कि हमें 2-3 साल के 10 साल के लिए या 15 साल के लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई चाबी जो है वो रखी रहेगी सेफ में, और आप अब अपना अपना रोल अदा करें, और 10 साल तक कोई जिम्मेदार नहीं होगा, और ये नहीं कहें कि चाबी मेरे पास है तो उसके बाद चलाएं, और अब चाबी के ऊपर झगड़ा नहीं होगा, बल्कि काम पे काम करें, फिर बात करेंगे। आप पहले काम करके दिखाएंगे तो चाबी, आप जिसकी चाबी जो है वो रखिए सेफ में, दोनों काम अपना अपना काम करें, और अगर जो अपना काम बेहतर कर लेगा उसको चाबी दे दी जाएगी। तो ये गारंटी जो है वो नहीं मिल पा रही है, और मैं इंशाल्लाह के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह ताला ये गारंटी आपको, गारंटी का पहला खत आपके पास आ गया है बाइडेन से, इंशाल्लाह ताला ये अगले दिनों में पूरा खत आ जाएगा, तो चाबी सेफ में चली जाएगी, और फिर हम दोनों मिलके अपने अपना रोल बांट लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, आपने सही अच्छे नोट पे ये बात खत्म की है कि गारंटी कहीं। मेरी बात समझ गए ना? जी, मैं समझ गया जी। तो
उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी समझ आ जाएगी और उम्मीद हम यही करेंगे कि देखिए हम हर चीज को साहब झगड़े में खत्म करते हैं। झगड़ा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, झगड़ा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। ये झगड़ा है कि किस पे एतमाद किया जाए, ट्रस्ट का डेफिसिट, जी बुनियादी तौर पे एतमाद, हाँ ट्रस्ट किसके ऊपर किया जाए, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आपने उसको आपस में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है। समाप्त कर दिया जी, सॉरी आप बोलें। मैं कह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट है। अवाम का ट्रस्ट इदारों पे नहीं है, इदारों का ट्रस्ट अवाम पे नहीं है, पॉलिटिशियन का ट्रस्ट मिलिट्री पे नहीं है, मिलिट्री का ट्रस्ट पॉलिटिशियन पे नहीं है। ये पूरा ट्रस्ट का जो गैप आ गया है, इस पूरे ट्रस्ट गैप ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है और एतमाद पाकिस्तान ने खो दिया है। ये आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करें और आगे लेके चलें। जो हो गया आप उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। मगर इस सारे मैटर के लिए आपको ठंडा दिमाग करना पड़ेगा और अपने दिमागों को ठंडा रखना पड़ेगा और रोजे में नहीं करें, रोजे के बाद करें, क्योंकि रोजे में आप बंदे की एनर्जी कम होती है। रोजों के बाद बैठें और ठंडे दिमाग से फैसला करें कि भाई क्या करना है, अदरवाइज ये इस तरह दुकान चलनी नहीं है। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात पे आपने खत्म किया। मेरा ख्याल है यही आज का टेक अवे है कि जब तक ये बाहमी एतमाद की कमी है ये खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान का आगे जाना बहुत मुश्किल होगा, मौजूदा निज़ाम का चलना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर शबर भाई।